नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाँ गुरजीत भाई। ईश्वर ईश्वर की दया, परिचित की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम और अपनी फैमिली की अनकंडीशनल सपोर्ट, इसी के कारण आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, ना सिर्फ शराब, बस किसी भी माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, किसी भी तरह की चीज से, एडिक्शन से दूर हूँ। और एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ, और इसके लिए आभारी हूँ ईश्वर का। दोस्तों, मेरा फिजिकल होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली, और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं, और मेरे स्पॉन्सर अनिल जी इसी मीटिंग में हैं, और जिनके साथ मैंने 12 कदमों का अध्ययन किया, और उनको एक एक दिन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। और ट्राइंग टू मेक इट डिजाइन ऑफ लिविंग। और ऐसे चलते चलते पता ही नहीं चला कब 4 साल का जो वक्त है वो बीत गया। और इसके लिए बहुत आभारी हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ईश्वर ने मेरे ऊपर जो कृपा की, उसी के लिए मैं उसका आभारी हूँ। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई एम गेटिंग अ बिट इमोशनल ऑल्सो। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पाइनियर ग्रुप नागपुर का भी, और सभी सर्विस टीम मेंबर्स, सिद्धार्थ भाई, सुधीर जी, अ, सभी का, विजय भाई, एवरीबडी, जिन्होंने मुझे आज अपना ये खुशी का पल यहाँ सेलिब्रेट करने का अवसर प्रदान किया। और ये भी मेरे लिए एक सेवा के समान है। इट इज नॉट अ स्पीकर शेयरिंग, इट इज इट इज अ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन जो आज मैं करने जा रहा हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक रखा है कि नॉन स्टॉप जर्नी की विद ग्रेटिट्यूड। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पीछे जाना पड़ेगा कि मेरा शराबी जीवन काफी लंबा रहा। मतलब मैं अपने कॉलेज डेज में था जब मैंने शराब का पहला घूंट चखा था। पर उससे भी पहले मुझे शराब से बहुत नफरत, क्योंकि मेरी घर में एक मेरे मेरी माय फैमिली वाज अ डिसफंक्शनल फैमिली। और मेरे पिताजी एक क्रोनिक एल्कोहलिक थे। जब से मैंने होश संभाला था, मैं देख रहा था कि हमारे घर में बहुत से कलेश होते हैं, बहुत सी बर्बादियां हुई। मैं देखता होता था कि पिताजी कैसे शराब पी के आते थे, और कैसे घर में कलेश पड़ते थे। मदर बेचारे छुपाते भी रहते थे कि फटाफट कमरे के अंदर उनको ले जाना, ताकि किसी को पता ना चले। और हम भी देखते रहते थे। मतलब ही यूज्ड टू, वो शराब की जो स्मेल आती थी, वो हम हेट करते थे। हमारे पास एक ही कमरा होता था, हम दो भाई, और मदर फादर, तो सोना वहीं पड़ता था। और बहुत बहुत मुश्किल लगता था। कोई रिश्तेदार आ जाता था तो बेचारी मदर आंसू पूंछ के बाहर आ जाते थे, और वो अंदर पड़े होते थे, बहाने लगाते थे कि बीमार हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे है। हम किसी शादियों में एंजॉय नहीं कर पाते थे, कहीं जाते थे, हमें यही टेंशन रहती थी। फिर वो जब अपनी नौकरी से वापस आते थे तो आ, हमें डर लगा रहता था कि कुछ हो ना जाए। और कई बार हुआ भी, वो स्कूटर से गिरे, कई बार फ्रैक्चर हुए। अ, पता नहीं था यार क्या है ये। तो इसलिए शराब से बहुत नफरत थी। लेकिन फिर भी जो होना होता है वो होके रहता है। शराब का मेरे जीवन में आगमन हुआ एक बियर कोल्ड ड्रिंक में मिला के पीने के लिए। आई वांटेड टू टेस्ट इट। साथ वाले लोगों ने कहा भी कि इसकी आदत पड़ जाती है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पड़ेगी। मैं इसको एज सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग इट। और हुआ भी ऐसे ही कि मैं आराम से पीता रहा, बड़े आराम से एंजॉय करता था। और हालत तकदीर होती गई, और वो उनकी अब समझ आता है कि वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो वो इस हद तक पहुंच गई कि उनको लीवर सिरोसिस हुआ। और अ, जब तक हम कुछ कर पाते, जब तक हॉस्पिटल लेके जाते, तो देर हो चुकी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि अब हाथ से निकल चुका है। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि अ, कैसे वो ब्लड क्लॉट्स उनके मुंह से निकल रहे थे, कैसे उनकी आंखें खुल गई थी, पॉप आउट हो गई थी। और ये सब कुछ देख रहा था अपने सामने कि कितनी दर्दनाक मौत थी वो, जिसका मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन उस समय भी मैं, आई यूज टू स्मोक, और पी भी लेता होता था। लेकिन ऐसे लगता था कि बस दम बुझाने के लिए पी रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि बहुत सी मेरे मन में इच्छाएं दबी हुई थी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलता था। लोग ऐश करते हैं, मैं नहीं कर पाता। लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, लोग पब्स में जाते हैं, मैं नहीं जा पाता। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पिताजी की डेथ के बाद वो सारे द्वार मेरे लिए खुल गए। और उनका जो पैसा आया, उनकी, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो उनका पैसा आया, और वो पैसा
जो था वो मदर के अकाउंट में आया। तो मैंने वहां से, मैं झूठा कहूंगा, मेरे अंदर बेईमानियां थी। मैं छोटे होते से ही चोरियां करता होता था। कभी 20 का नोट निकाल लिया, 10 का नोट निकाल लिया। तो अब ध्यान में आता है जब इन्वेंट्री लिखी कि ऐसा था। मेरे अंदर वो एल्कोहलिज्म था, मेरे अंदर वो लस्ट, वो एल्कोहलिज्म, वो डिसऑनेस्टी, वो झूठ बोलने की भावना थी। इवन बीइंग एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब चीजें मेरे में थी बचपन से। तो वो मैंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करके, तो वो मेरे लिए वो नर्क के द्वार खुलने शुरू हो गए। उसको मैं स्वर्ग समझ रहा था कि असली स्वर्ग ये है कि मैं अयाशियों में पढ़ना शुरू हो गया। एक एडिक्शन के साथ और एडिक्शन आ गई, और शायद ही कोई चीज ऐसा नशा बचा होगा जो मैंने ट्राई ना किया हो। और बढ़ता गया ये काम, और करियर पता ही नहीं कहाँ गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने जा रहा था। उसकी एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल इंडिया में रैंक लिया था। वो चला गया, पी के पेपर देने चला गया, तो वहां वहां भी फेल हो गया। झूठ बोल के दिल्ली क्लासेस लगाने जाता था, पर वो दिल्ली और ये एक्टिव में पड़ जाता था। और ऐसा करते करते करियर खत्म हो चुका था। और पता नहीं, कभी कभी छोटी नौकरी कर लेता था, कहीं क्रेडिट कार्ड बनाने की, कहीं मार्केटिंग की, कभी फाइनेंस की। तो बस वो कई बार नौकरियों से निकाला गया, और ऐसा चलता जा रहा था। और धीरे धीरे करके मेरी जो ये प्रोग्रेशन थी ये बढ़ती जा रही थी। और इतने में मेरे मुझे ध्यान भी नहीं कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मेरा भाई जो 5 साल छोटा है, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। कि मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, माँ उनकी जगह नौकरी पे लग गई है, पर मैंने ध्यान देने की बजाय अपनी ऐश में लगा रहा। तो वो पता नहीं मुझे देखकर उसको भी ऐसे ही इसी तरफ ड्रग्स की लत लग गई। और उसकी भी बहुत छोटी उम्र में, 20 साल की उम्र में, मेरे फादर की डेथ 97 में हुई, और मेरे ब्रदर की 2000 में हो गई। वो भी इसी का शिकार हो गए। मुझे तब भी आंखें नहीं खुली, मैं और आजाद हो गया। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपनी ही दुनिया में था। वो बताते हैं ना, द अफेक्ट इज सो ल्योरिंग, कि वो सच और झूठ की पहचान खो देता है इंसान। कि क्या हो रहा है, कि माँ के साथ क्या क्या गुजर रही है, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। और मैं बढ़ता जा रहा था अपनी इस नशे की दुनिया में। और मेरे लिए असली दुनिया यही रह गई थी, क्योंकि बिना नशे के मुझे ऐसे लग रहा था कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। बट अभी भी मैं अपने आप को एक शराबी मानने को तैयार नहीं था। और फिर 2007 में मेरी मैरिज हुई। 2007 में 8 में मेरी बच्ची हुई। और फिर मेरा डिजीज और बढ़ता गया। ये बाद में पता चला ये डिजीज है, पर मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं नौकरी भी करने लग गया। एक जगह नौकरी करता था, फिर मुझे निकाल देते थे, क्योंकि वहां मैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता था। कभी पी के, कभी बिना पिए, कभी पैसे ले लेने, उधार ले लेने, झूठ बोल बोल के पैसे ले लेने, उसका पता लग जाना। घर में चोरियां करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वाइफ के सामने भी एक्सपोज हो गया। तो ऐसा करते करते कई साल बीतते चले गए। बर्दाश्त करते रहे, और मेरी वाइफ टॉर्चर हो रही थी। मेरी मदर सबसे ज्यादा टॉर्चर हो रही थी, क्योंकि वो दो ऑलरेडी गवा चुके थे, और तीसरा मैं ऐसा निकल रहा था, और जिसका कुछ नहीं पता। तो बेचारे, फिर एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि वो सोचते थे कि बाहर गया, पता नहीं बेल बजी है, तो उनके दिल की पैल्पिटेशन इतनी बढ़ जाती थी मदर की, कि बेल बजा है, पता नहीं क्या न्यूज आएगी। गिर गया है, पड़ गया है, क्या हो गया है। क्योंकि कितनी बार गिरा, कितनी बार ब्लैकआउट में गया, कितनी बार बुरे हालातों में हुआ। अ, और एक घर में ही रह के वाइफ के साथ मैंने, मतलब कभी भी उसकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं की। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, किसी तरह की भी, मतलब आई वॉज गुड फॉर नथिंग। और एक तरह से उन्होंने कह ही दिया था एक तरह से कि मैं तो एक विधवा का जीवन जी रही हूँ। आप मरे हो या जिए हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और था भी मैं इसी लायक, क्योंकि मैं इस तरह का व्यवहार कर रहा था। जिंदगी दुर्भर की हुई थी, कि किसी तरह का कुछ भी कंट्रीब्यूशन फैमिली में नहीं कर रहा था। मेरी बेटी नफरत करती थी मुझसे। और मेरी मदर मुझे कहती थी कि मैं दो गवा चुकी हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुझसे, इसलिए तुझे मरते हुए नहीं दे सकती। बहुत बार कसमें खाई थी, बहुत कुछ, बहुत बार ऐसा कुछ हुआ। लेकिन वो कहते थे कि जहर लाते हैं और दोनों मर जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो इसी दौरान गुजरते गुजरते जब 2019 तक पहुंचा, तो हालात और बद से बदतर हो गए थे। मतलब वो इंग्लिश पीनी भी छूट गई, वो देसी के क्वार्टर लेता था, और ऐसे सीधा मुंह लगा के पी जाता था। और फिर जब तक गिर नहीं जाता था, या जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाते थे, या कुछ सोर्सेस टैप नहीं हो पाते थे, तो तब तक ये फिर पागलों की तरह सड़कों पे घूमता था। सड़कों पे बीड़ी सिगरेट के टुकड़े उठाता था, वो पी लेता था। कुछ पता समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और 2020 के एंड में आते आते हालात इतने बदतर हो गए कि मैं हर तरफ से, नौकरी से भी गया हुआ था, और
मैं फैमिली की तरफ से भी बिल्कुल खत्म था, रिश्तेदारी की तरफ से भी खत्म था, सोशली भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। कोई दोस्त नहीं, कोई नेबर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। एक माँ थी जो जो बेचारी अभी भी मुझे अ, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे। वो बहुत पाठ करते थे कि शायद ये ठीक हो जाए, शायद ये ठीक हो जाए। मेरे मरने से पहले कहते, वो कहते होते थे कि मेरे मरने के बाद छोड़ी तो क्या छोड़ी, कि मैं ऐसी देखती हुई जाऊंगी, मैं तेरे साथ कुछ साझा नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये हालात हो चुके थे मेरे। और फिर एक दिन एल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मेरे तक पहुंचा। वो सत्यमेव जयते के कार्यक्रम मैंने देखा यूट्यूब पे, और वो देख के मुझे मैसेज मिला। और मैंने उस नंबर पे फोन किया, और मुझे पहले अनिल जी मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, तो उनके पास मेरा नंबर पहुंचा, तो उन्होंने मुझे फोन करके एल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बताया। एल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है, यहाँ हम अपने एक्सपीरियंस ऊपर स्ट्रेंथ शेयर करते हैं। और उस समय कोरोना का टाइम था, मुझे ऑनलाइन मीटिंग से लिंक दिए, और मैं मीटिंग के करने लगा। और मीटिंग्स में भी बेईमानी थी, बेईमानी अभी भी भरी हुई थी। तो वो मीटिंग्स करने के लिए भी अपनी माँ को कहता था कि मुझे 100 रुपया दो, ये कोई ऑनलाइन संस्था है, ये शराब छुड़ाती है, उसके लिए 100 रुपया जमा कराना पड़ता है, तब एक मीटिंग का लिंक मिलता है और वो मीटिंग करना पड़ता है। तो वो 100 रुपया लेकर मैं एक क्वार्टर पियाता था देसी का, और फिर मीटिंग लगा के माँ के सामने बैठ करता था, देखो जी सुनो। तो मैंने तो क्या सुनना था, वही सुनते होते थे। उनको लगता था कि हाँ भाई, इन लोगों की छुट्टी है तो मेरे बेटे की भी छूटेगी। तो बेटा कुछ और ही दुनिया में था। तो बेटा कहता था कि मम्मा अगली मीटिंग लगानी है, 100 रुपया और दो, मैं जमा जमा करवा के आया, फिर मुझे लिंक मिलेगा। तो ऐसा करते करते मैं खेल रहा था, एल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ भी खेलता रहा, 1 महीने तक खेला। बट फिर वो 28 जनवरी 2021 का दिन था, जब मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर, उस टाइम अनुज जी मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, तो मैंने इनको एक मैसेज टाइप किया। मैं जरूर कोट करता हूँ कि सर, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मेरा बहुत बुरा हाल है, दर्द के मारे बहुत परेशान हूँ। मैं 2-3 दिन से इस दर्द के लिए मैं दारू पी जा रहा हूँ, और फिर दर्द ठीक हो जाती है। दर्द क्या ठीक हो जाती है, मतलब मैं नशे में हो जाता हूँ, वो दर्द भूल जाता हूँ। अब मैं और नहीं पीना चाहता, पर ये दर्द मेरी जान ले लेगी। तो उनका एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे टेक्स्ट में, व्हाट्सएप में, कि बियर दिस पेन, ये जो शराब से जो तेरी सेपरेशन हो रही है, ये उसका दर्द है। और इस दर्द को अगर, इस चैलेंज को अगर आज बर्दाश्त कर लेगा, तो बार बार ये दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। तो अभी कुछ माइल्ड पेन किलर ले ले, कोई 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 जूस पी ले, कुछ ऐसा कर ले। तो वो जो मैसेज था, वो मेरे मन में ऐसा 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 एक आकाशवाणी की तरह आया। और मेरे मन में आया कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। और 29 जनवरी 2021 मेरा पहला दिन था जब मैं बिना शराब के रहा, डरों में घिरा हुआ था सारा दिन। मुझे बताया गया था, ये वन डे एट ए टाइम सुनता आ रहा था। पेट भर के रखना, हॉल्ट का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना, ये सब सुनता आ रहा था, उसको अपनाया नहीं था। क्योंकि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न की बजाय बक बक ज्यादा करता था। एक मीटिंग में जाता था, दूसरे में वही बक बक कर देता था, किसी की शेयरिंग सुनी, दूसरी मीटिंग में कॉपी कर दी। बस ये कर रहा था 1 महीने से। लेकिन 29 जनवरी को मैंने पहली बार दिल से, जिसे हम कहते हैं ना कि विलिंगली और ऑनेस्टली और विद एन ओपन माइंड, मैंने मीटिंग लगानी शुरू की। पिंक सिटी की मीटिंग लगाई, और वहां जो अनुभव कथन हो रहा था उसको सुना। और एक दिन निकला, मुझे बताया गया था कि अगर पीने का दिल करे, फोन करो, अपने वर्क प्लेस में जाओ। नौकरी में मैं जाता गया, और मैं खाना खा के जाता था, और मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता था। रास्ते में बहुत सारे ठेके आते थे जो मुझे अट्रैक्ट करते थे कि भाई क्या। मैंने अपनी जेब बिल्कुल खाली कर दी थी, पैसे बिल्कुल नहीं रखता था। और एक दिन निकला, अभी भी दर्द थी, 2 दिन निकले, अभी भी दर्द थी, तीसरा दिन निकला, तो दिमाग थोड़ा और खुला जब वो विड्रॉल्स खत्म हुए। और मीटिंग लगाता गया, मीटिंग लगाता गया, और धीरे धीरे करके कुछ सांत्वना मिलनी शुरू हुई, कुछ विश्वास आना शुरू हुआ कि ये कार्यक्रम काम कर सकता है मेरे लिए। क्योंकि मैं आप लोगों की शेयरिंग सुनता होता था यहाँ पे, कि यहाँ यहाँ काम बनता है, यहाँ शराब से छुटकारा मिलता है, एक एक दिन के हिसाब से ये कार्यक्रम काम करता है अगर हम करने दें तो मैं कुछ दिन लगातार रहा यहाँ। बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी, मैं कलेक्टिव विजडम इकट्ठा करता था। somebody used to say 90 दिन 90 मीटिंग लगाओ, और कोई बात नहीं, कार्यक्रम कोई चक्कर नहीं है, बस मीटिंग में आते रहो, और यहाँ आकर औरों को मैसेज दो। जैसे तुम औरों से बात करोगे ना, तुम्हारा ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाएगा, तुम शराब नहीं पियोगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं मीटिंग के टाइम तक ठीक रहता था, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती थी, मैं फिर वैसा ही हो जाता था, डरों से घिरा हुआ,
वो गिल्ट, वो रिमोर्स, वो जो पछतावे मेरे पिछले टाइम के थे, वो सारे मेरे सामने आने लग जाते थे। तो मैं इससे नहीं निकल पा रहा था, तो मैंने इन्हीं ऑनलाइन मीटिंग में किसी को स्पॉन्सर लिया और उनसे बातचीत शुरू की। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, यस आई एम रेडी, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनने को तैयार हूँ, मैं ऑनलाइन तुम्हें बताता रहूंगा क्या करना है। तुम एक काम करो, तुम सुबह उठ के प्रेयर करो, और तुम उसके बाद तुम प्रेयर करने के बाद तुम एक मीटिंग लगाओ दिन में, और उसके बाद तुम बिग बुक के 5 प्रश्न पढ़ो, फिर आप 2-3 मेंबर से बात करो, फिर आप मुझसे बात करो। और मैं ऐसा करता रहा, करने लग गया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे बिग बुक समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं एज ए नॉवल पढ़ रहा हूँ उसको, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे मेरा काम नहीं बन रहा। तो वो कहते कोई बात नहीं, 1 महीना कंप्लीट करो, तो फिर मैं तुम्हें काम करवाना शुरू करूंगा। वो जब मेरा पहला महीना पूरा हुआ, तो मैंने उनसे बात की कि प्लीज अब मुझे आप बुक पढ़ानी शुरू करें और स्टेप शुरू करवाएं। तो वो मुझे कहते कि अभी 10-15 दिन और रुक जाओ, अभी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा जब और थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें शुरू करवा दूंगा। तो मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा पी लूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मुझे किसी ने कहा था कि स्पॉन्सर बहुत ज्यादा आपसे उम्र में बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर 4-5 साल बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा होगा स्पॉन्सर तो वो वो एक बाप की तरह आपको डांटेगा वांटेगा, ये करेगा वो करेगा, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, वो ऐसे करेगा वो ऐसे करेगा। तो इसी कारण से मैंने अनिल जी को एज ए स्पॉन्सर शुरुआत में नहीं लिया, क्योंकि बहुत बहुत कुछ सुनने को आ रहा था मुझे कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। बट फिर मैं समझ गया, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही एक एक आइडेंटिफिकेशन मिली थी कि इनकी जो कहानी है वो मेरी कहानी से मेल खाती है। फिर मैंने तंग आकर बहुत रोया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर प्लीज मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे मेरा काम नहीं बनने वाला, ये 90 दिन 90 मीटिंग मेरे लिए नहीं चलने वाली। मैं तो 30 दिन में ही पता नहीं 200 मीटिंग लगा चुका था, पर मेरा काम नहीं बन रहा। तो ईश्वर की गाइडेंस मिली मुझे, वो कहते कि अप्रोच करो इनको। तो मैंने इनको अप्रोच किया, तो मैंने कहा कि सर वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर। तो ही सेड कि आप आपने स्पॉन्सरशिप का पैम्फलेट पढ़ा है? मैंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ा है, उसके पढ़ने के बाद आपको फोन कर रहा हूँ। तो ही सेड कि ठीक है, आई एम रेडी। तो फिर हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं फिजिकली कभी किसी मेंबर से नहीं मिला था, और ऑनलाइन ही मैंने यहाँ शुरू किया। ऑनलाइन भी क्या, फोन पे हम बिग बुक पढ़नी शुरू की, और वहां से मेरी यात्रा, असली यात्रा वहां से शुरू हुई। जिस दिन हम पहला दिन था और हम बिग बुक पढ़ रहे थे, मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था, हेडफोन मेरे कान में लगे हुए थे, बिग बुक मेरे सामने खुली हुई थी। तो मैंने स्टार्टेड रीडिंग द बिग बुक, पहले पेज से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि क्या 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 है, क्या ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था क्या है। मीटिंग्स में कुछ और सुनता था, बातें सुनता था, लेकिन दिमाग में पढ़नी तब शुरू हुई। और खून पे ही हमारी बहुत इन्वेस्ट किया मेरे स्पॉन्सर ने मेरे पे टाइम, और मुझे 1-to-1 मुझे खून पे उन्होंने शुरुआत करवाई, मुझे डॉक्टर्स ओपिनियन पे लेके गए, और मुझे मेरी बीमारी का पता चला। तो तब मेरे को पता चला कि मैं वाकई ना सिर्फ माइंड, मेरा दिमाग खराब है, मेरा शरीर भी खराब है भाई। मेरा शरीर दूसरों की तरह नहीं है, मेरी बनत ही दूसरी तरह की है। मैं बाकी शराबियों की तरह नहीं हूँ, बाकी शराब पीने वालों की तरह नहीं हूँ, कि मेरे अंदर एक 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 एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही पहला घूंट मेरे अंदर जाता है। क्योंकि अब तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतनी पीता हूँ, मैं क्यों रुक नहीं पाता, मुझे समझ नहीं आती थी। दैट वाज द फिनोमेना ऑफ क्रेविंग। और डॉक्टर विलियम डंकन सेल्कवर्थ ने वो एक्सप्लेन किया। वहां सब कुछ लिखा हुआ था कि वो इफेक्ट जो होता है वो तुम्हें इतना पागल बना देता है, ऐसे भ्रम की दुनिया में ले जाता है कि तुम्हें वो भ्रम की दुनिया ही असली दुनिया लगती है। और वी ड्रिंक जस्ट टू बी इन दैट डिल्यूजन, हम वो सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि मैं बिल्कुल वैसे ही जो जो वहां लिखा था वो मेरे साथ हो रहा था, कि मैं पीता हूँ और फिर मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं पीऊंगा, फिर अगले दिन फिर पछतावे होते हैं, उस पछतावे को हटाने के लिए मैं फिर से पीता हूँ, फिर मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, इरिटेबल हो जाता हूँ, डिसकंटेंट हो जाता हूँ, जब तक नहीं पीता फिर मुझे दोबारा पीनी पड़ती है, और ये विशियस सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो इसका अंत क्या है? तो वहां उन्होंने थोड़ी सी इंडिकेशन दी कि इसका इलाज क्या है, कि अगर जो तुम्हारी जो फिजिकल क्रेविंग है उसके लिए कंप्लीट एब्स्टिनेंस की पूर्ण परहेज शराब से करना पड़ेगा, उस पहले जहरीले घूंट से दूर रहना पड़ेगा। पर अगर शरीर से निकल गई है तो दिमाग से कैसे निकाली जाए? तो उसके लिए जो खराब दिमाग है उसको ठीक करने के लिए एक कंप्लीट
साइकिक चेंज, एक संपूर्ण मानसिक बदलाव की जरूरत है। वो मानसिक बदलाव कैसे आएगा? वो मानसिक बदलाव कुछ कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए। तो आगे जाके बिल्ड स्टोरी में मुझे पता चली कि लाइक अ प्राइस हैड टू बी पेड, दैट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर सेल्फ। वो जो मेरी सेल्फ सेंटरनेस है, वो मुझे आगे आगे अपने आप को खत्म करना था। बिल्ड स्टोरी में मुझे बिल डब्ल्यू में मुझे मुझे खुद का अक्स नजर आया कि कैसे वो एक इंटेलिजेंट, एक एक होनहार स्टूडेंट होने के साथ एक अच्छे इंसान, एक हर चीज में अग्रणी रहने वाले, फर्स्ट आने वाले और बहुत एम्बिशियस, बिल्कुल मुझे यही नजर आया कि वो बिल डब्ल्यू की नहीं मेरी स्टोरी चल रही है। और कैसे वो शराब ने ऐसा ऐसा वो जाल बुना कि कुछ भी सही नहीं लगने लगा। बिल्कुल वैसे ही करता था मैं, और बिल्कुल ऐसे ही मेरे बस वो फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने वहां बिल स्टोरी में लिखा था कि मेरे कोई इनफाइडेलिटी नहीं थी, मेरे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं थे, क्योंकि शराब से मुझे वक्त ही नहीं मिला। लेकिन मैं शराब पी के उन चीजों में भी पड़ गया था, अच्छी भली अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ले आया था। और लेकिन ये में आने के बाद पता ही नहीं चला कि मुझे कैसे वो भी हट गया। मैं धीरे धीरे से जब ईमानदार होना शुरू हुआ, अभी भी बहुत कुछ मिलना बाकी था। बिल स्टोरी में लिखा हुआ था कि ईश्वर आपके पास आए और कुछ देर के लिए रहे, लेकिन आपके अंदर इतने ठेके और खुले हुए थे कि वो ईश्वर पता नहीं कहाँ चले गए। और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था, और मैं बहुत बार ऊपर नीचे जाता था। और अब इस किताब में मुझे इंटरेस्ट और बढ़ना शुरू हुआ कि मतलब आगे और क्या आगे मुझे वो चाहिए था। यहाँ जो बात करते थे कि इन 12 कदमों के अपने जीवन में आचरण करने से मैं एक सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ, पर मेरा जीवन सुखी और समाधानी नहीं था, उलझा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था। मुझे ऐसे लगता था वो प्रॉब्लम्स वो सेल्फ क्रिएटेड, मैंने आप खुद क्रिएट की हुई थी, और मुझे नहीं नजर आ रहा था कि उसका समाधान क्या है। वहां पर मुझे एक समाधान नजर आया। जब देर इज अ सोल्यूशन, तो एक सिंपल सोल्यूशन था, कि एक सिंपल सा सोल्यूशन था कि मुझे वो स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना है। मुझे वो स्पिरिचुअल चीज उस चीज के लिए जाना है, कि एक आध्यात्मिक रास्ता अपनाना है। वो आध्यात्मिक की तरफ जाने की तरफ मेरी रुचि और बढ़ती चली गई। मैं ईश्वर को तो मानता था, लेकिन वो ईश्वर को पाने की चेष्टा कभी नहीं की थी। वो एक पनिशिंग गॉड ही लगता था, वो एक फेयरिंग गॉड ही लगता होता था कि वो ईश्वर मुझे सजा देंगे। तो इसलिए माफी भी मांगता था बुरा काम करने के बाद। जब भी कभी कोई बुरा काम करता था तो माफी भी मांगता था, लेकिन फिर वो हाथ के 3 पात फिर वैसा ही हो जाता था। तो फिर मुझे आगे, जब मैंने मोर अबाउट एल्कोहलिज्म मुझे पता चला कि शराबीपन के बारे में और जानकारी में मुझे पता चला कि यस, वो लोग भी थे जिन्होंने कई कई साल शराब छोड़ी रखी, और उसके बाद जब दोबारा उन्होंने पीनी शुरू की, क्योंकि उनमें मेरी तरह का वो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग था कि वो वहां आया, और उन्होंने जब दोबारा शराब उठाई तो वो 4 साल के बाद ही मर गए। 30 साल के बाद शराब उठाई और फिर मर गए। फिर दिमाग की खरंच बंद, दूध में शराब मिला के पीनी, वो जी वॉकर की तरह बार बार वही काम करना, रिजल्ट जानते बूझते हुए भी वही काम करना, यही तो मैं करता था। तो ये ए में आके मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई, और फिर मैं स्टेप्स की तरफ पहुंचा। और उससे पहले मुझे वी इग्नोस्टिक्स वाले चैप्टर में, हमें केवादी में मुझे पता चला कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त और बहुत बड़ा भगवान को मानने वाला समझता था, लेकिन धार्मिक जरूर था, लेकिन अध्यात्म से बहुत दूर। मैं आई यूज टू फॉलो द मैसेंजर। मैं गुरु नानक की पूजा तो करता था, पाठ भी करता था, और लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है, उसके सबसे विपरीत चलता था। मतलब बेईमानी मुझमें भरी हुई थी। वहां लिखा हुआ है कि आप किसी का मन मत दुखाना, और मैंने कभी किसी को, शायद ही कभी किसी को दुख दिया होगा। और क्या पर स्त्री की तरफ मत देखना, पर मेरा काम ही ये था। और पराये धन की तरफ मत देखना, पर मैं तो लालचों से भरा हुआ था। दोस्तों की निंदा चुगली नहीं सुननी, पर मुझे इसमें मजा आता था। तो ये सब मेरे में थे, तो मुझे इन सब से राहत पानी थी। मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटीज के बारे में पता चला कि ये में आके पता चला मैं अनमैनेजेबल हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई हुई है कि मैं पूरी तरह से। तो फिर मेरा स्टेप स्टार्ट हुआ। तो ये में मुझे वो जो यात्रा थी, वो कदमों की तरफ यात्रा, जिसके लिए मेरे मन में बहुत ललक थी। तो मुझे स्टेप्स करने हैं, क्योंकि मैं एक स्टेप को एक डिग्री समझ रहा था, एक ग्रेजुएट बन जाऊंगा, देन आई डू स्टेप्स। तो फिर मेरी शराब हमेशा के लिए छूट जाएगी और मेरी जिंदगी एक बेड ऑफ रोजेस बन जाएगी। तो मुझे मेरे मन में कुछ 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 इस तरह की मेरे मन में चीजें चल रही थी। तो स्टेप 1 में आई एडमिटेड माई पावरलेस। वो शायद स्टेप 1 तो हो ही चुका था, जिस दिन शराब छोड़ी थी उसका पहला हिस्सा हो चुका था। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई हुई है। वाकई मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी, मेरे पर्सनल रिलेशन पूरी तरह से बिखरे पड़े थे, जिसके कारण मुझे हमेशा
हमेशा बहुत से गिल्ट रहते थे, बहुत से कि अब मैं कैसे कैसे ठीक कर पाऊंगा यार, मुझे नहीं लगता इस जिंदगी में मैं ठीक कर पाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को, अपने मदर को, अपनी बच्ची को, अपने अपने और कई लोग जिनके साथ मेरे अफेयर्स रहे, मैंने इतने इतने धोखे, इतने इतनी चोरियां, इतनी ठगियां, इतनी बेईमानियां की हैं। मैं कैसे इन रिलेशंस को ठीक कर पाऊंगा? मैं था ना मेरे अंदर, मैं कैसे कर पाऊंगा? और मैं बिल्कुल एक आई वॉज इमोशनल फूल, आई वॉज इमोशनली इम्बैलेंस। मुझे नहीं पता था कि कब रोना है, कब हंसना है। बिल्कुल सही लिखा था यार, मेरे लिए ये भी सच था। और फिर मुझे हमेशा आई हैड अ फीलिंग ऑफ मिजरी एंड डिप्रेशन। मैं हमेशा इसी इसी विचारों में रहता था, पता नहीं क्या सोचों में खो जाता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहा था, चला पा रहा था। आई कुडंट मेक माई लिविंग। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कैसे फाइनेंशियली भी, और जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है, मुझे उसके बारे में भी नहीं पता था। मैं डरों से घिरा पड़ा था, मेरे अंदर एक यूजलेसनेस थी, फीलिंग थी मेरे अंदर हमेशा ये लगता था कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ। और बिल्कुल ये सब कुछ मेरी ही तो स्टोरी चल रही थी बिग बुक में। और पहले कदम में मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटीज के बारे में पता चला, मैंने लिखी वो अनमैनेजेबिलिटीज। और मैंने देखा कि कुछ कुछ सुधार आना शुरू हुआ है, जैसा मैं आज से कुछ एक एक डेढ़ महीना पहले था, उससे कुछ कुछ सुधार आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। तो देन आई रीच द सेकंड स्टेप। वो भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका, बिकॉज आई बिलीव माई पावरलेसनेस। सो lack of power was my dilemma, so I had to admit, I had to believe in a power greater than myself. तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को, अपने स्पॉन्सर को, इन मीटिंग्स को, बिग बुक को, इनको हाथ पाथ मारना शुरू किया। जो यहाँ कहा जाता था वो बहुत तन्मयता से सुनता था। मेरे स्पॉन्सर जो मुझे कहते थे, मैं I didn't have any ifs and buts कि ये क्यों करना है या क्या नहीं करना है, बस करना है, बिकॉज आई वॉन्टेड वट ही हैड। मैं देखता था कि इस उम्र में भी उनके चेहरे पे नूर है। इस उम्र में भी वो ऐसे लगता है कि एक जवान व्यक्ति किस तरह से बात करता है, इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए ये इंसान हंस कैसे पाता है। मुझे ये चाहिए था, आई वॉन्टेड इट। और इसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाने की तैयार था। तो ये लिखा भी हुआ है हमारे हाउ इट वर्क्स में, लिखा हुआ है, इफ यू वांट व्हाट वी हैव यू मस्ट बी विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। मैं किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार था। तो ये मेरे अंदर ये ललक थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि भाई ये कदम करना ही नहीं, इस कदमों में जीना, ये जिंदगी है, ये वे ऑफ लाइफ है। ये अभी दूसरे कदम पे था। तीसरे कदम पे मुझे आई मेड अ डिसीजन टू टर्न ओवर माई लाइफ एंड विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। मुझे अपना अपना जीवन अपने समझ के, अपने जीवन और अपनी इच्छा अपने समझ के ईश्वर के हवाले करने का फैसला किया मैंने। तो ये सिर्फ फैसला था। लेकिन तब मुझे लगा कि तीसरे कदम में मुझे लगा, जब मैं तीसरा कदम कर रहा था, कि मुझे मुझे डायरेक्टर नहीं बनना, मुझे मुझे प्रिंसिपल नहीं बनना, मुझे शो को रन नहीं करना। आई हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड। ये सब मतलब मान रहा था, ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं ऐसा मान रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने स्पॉन्सर से इस दौरान पूछा कि ये तीसरे कदम की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो ही सेड इन सिंपल वर्ड्स कि लाइफ विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस स्टेप 3। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और तीसरा कदम था, अभी तीसरे कदम के प्रभाव में था कि अ, अचानक मुझे नौकरी से जवाब मिल गया। ये भी मेरे साथ अजीब सी बात हुई। बहुत बार पहले भी निकाला गया था नौकरियों से, पर कभी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब यार सोसाइटी में मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन ये इस कार्यक्रम का एक का प्रताप था, इस जर्नी जिसकी ओर मैं निकल पड़ा था। तो इसी का प्रभाव था कि मैं विचलित नहीं हुआ। मैं ये सोचता रहा कि वाकई ईश्वर जो करते हैं वो कुछ 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 ना कुछ उसमें अच्छाई जरूर छुपी होती है। तो शायद ऐसा ही होना था। और मैं आ गया। फिर इस बार मन परेशान भी हुआ, पैरों तले जमीन भी निकल गई कि ये क्या हो गया यार, एक अच्छी सैलरी मिल रही है और आज मैं पैरों पे खड़ा हूँ और जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है मुझे जहां सारा वापस मिल गया है। रिलेशन भी ठीक होने शुरू हो गए हैं, और फाइनेंशियली भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने शुरू हो गया हूँ, और अनमैनेजेबिलिटीज भी थोड़ी थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो गई हैं। और लेकिन अब ये क्या हो गया यार। तो फिर अपने आप को एक पॉज दिया और रुका। और तीसरे कदम का प्रभाव बहुत अच्छा था। वो लिखा भी हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ, मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि इसका तीसरे कदम का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। लेकिन असली मकसद है इस तीसरे को 11वें में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मुझे चौथे से 10वें कदम तक भी पूरा करना था।
तो इस तीसरे कदम में मुझसे ऐसा हुआ, नौकरी से निकाला तो घर बैठ गया। और इसी दौरान मेरी मदर को कोरोना हुआ। और ईश्वर का प्रताप था कि जिस माँ को हमेशा से ही मैं प्रताड़ित करता आ रहा था, तो उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। ये भी एक ही दिन है। ये भी मेरी इस जर्नी का एक पार्ट रहा कि मैं उन दिनों में आ, वो कर सका, जो एक एक कर्तव्य होता है वो पूरा कर सका, क्योंकि हमेशा ही मैं एक कुपूत ही निकला था। और शायद ईश्वर ने मुझे मौका दिया एक कुपूत बनने का। मैं उनकी सेवा कर पाया, ईश्वर ने करवाई, मैं नहीं कर पाया था। मैं विचलित भी हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक सिंपल सी बात कही कि क्या तू डॉक्टर है, तू भगवान है, तो फिर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो पहले से डिसाइड कर रहा है तेरी माँ को क्या होने वाला है। तो देन आई रियलाइज, यस, आई हैव टू नॉट जस्ट से दैट क्विट प्लेइंग गॉड, आई हैव टू यू नो अप्लाई इट इनटू एक्शन ऑल्सो। तो मैंने ऐसा ही किया, जो मेरे बस में था वो मैंने किया। डॉक्टर पे ले जाना, दवाई देना, खाना टाइम पे देना, जो जो कहा गया था वो करना। और ईश्वर की दया से वो स्वस्थ हुए। और इस दौरान तीसरे कदम का प्रभाव, ये एक ही जर्नी के अंदर ही मेरी एडिक्शन थी, कुछ शराब से भी पहले की मेरी स्मोकिंग और च्युइंग ऑफ टबैको, ये एडिक्शन थी मेरी। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे एक एक दिन करके वो भी निकल गई। ये अभी 3-4 महीने ही हुए थे मुझे इस यात्रा में चले हुए को। तो ये सब कुछ भी निकल गया। यानी 29 जनवरी को मैं शराब से दूर हुआ था, और 18 मई को मैं इन चीजों से भी दूर हो गया और सर्विस में आ गया। सर्विस करने लग गया यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। इन ऑनलाइन मीटिंग्स में मैं सेवा दे पाया। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये भी बात कही कि तीसरे कदम का प्रभाव में ही अगर आप चौथा कदम कर लोगे, क्योंकि चौथा कदम, उसके लिए भी बड़े डर थे। लोग बड़ा कहते थे कि चौथे कदम में ये होता है, वो होता है, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, और पता नहीं क्या क्या गहराइयां। और मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब भी मुझे वो चीजें लिखनी पड़ेंगी जिनको मैं सोचता था कि मैं अपने मरते दम तक अपने अंदर समा के रखूंगा। लेकिन मैंने लिखा और मुझे डर नहीं लगा। क्योंकि डर क्यों लगेगा जब मैंने अपना जीवन और अपनी अपनी इच्छा ईश्वर के हवाले कर दी। तो चौथा कदम जब मैं लिखा, तो मैंने रिजेंटमेंट लिस्ट बनाई। वहां पे मैंने सब कुछ लिखा कि मुझे किस किस से क्या क्या रिजेंटमेंट थी। उसमें सबसे ऊपर टॉप जो मेरी रिजेंटमेंट थी वो मेरी वाइफ के साथ थी कि उसने मुझे बहुत बार पुलिस को फोन किया, ये किया, मुझे मोहल्ले में मुझे बुरा भला कहलवाया, अपने पेरेंट्स को बुला के मेरी बेइज्जती करवाई। मुझे शराबी कहती थी, मुझे मर जा कहती थी, ये कहती थी। तो फिर उसके बाद रिजेंटमेंट बहुत सारी और लोगों के साथ भी थी। वो सब रिजेंटमेंट थी कि अपने इन लॉज के साथ थी, और अपनी मदर के साथ थी कि उन्होंने मुझे क्यों बर्बादी की और तुलवाया पैसे दे दे के, क्यों मेरी चीजें बर्दाश्त की, मुझे उस समय घर से निकाल देते, ये रिजेंटमेंट थी। फिर कुछ गिल्ट थे, कुछ रिमोर्स थे, और कुछ अपने ऊपर। ये सब चीजें मैंने लिखी जब, और उसके बाद उनकी उनकी उसके कॉजेज लिखने के बाद अपनी इंस्टिंक्ट लिखी कि मैं कैसे मेरी इंस्टिंक्ट हर्ट हो रही थी। और फिर मैंने जब उंगली अपनी तरफ की कि इन चीजों में मेरी क्या गलती थी, तब एक्चुअली मुझे पता चला कि तू ही गलत था, तू डिजर्व करता है जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने किया है, तू डिजर्व करता था। एक पत्नी क्या करती, और जिसके साथ तू इतना कुछ कर रहा था। एक माँ को अगर तू गले से पकड़ के कह रहा मुझे पैसे दो, तो वो क्या करती। एक माँ क्या करती, कैसे एक माँ अपनी एक बच्चा रह गया है, उसको घर से कैसे निकाल देती, कैसे तेरे को सजा दे देती। तेरे इन लॉज कैसे ये बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हमने कौन से बुरे कर्म किए हैं कि हमारी बेटी इस घर में ब्याई गई है, तो और बेचारे क्या करते। तो ये सब चीजें जब मेरे सामने आई, तो मेरे डिफेक्ट निकल के मेरे सामने आए, मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, मैं कितना इनकंसिडरेट था, मैं कितना बुरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड था, मैं कितना झूठ बोलता था, मैं कितना इगोइस्टिक था, मैं कितना डोमिनेटिंग था, मैं कितना अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा हीरो समझने की कोशिश करता था, और हमेशा अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन में करता था। तो यहाँ मेरे ये डिफेक्ट निकल के सामने आए। तो मैंने अपनी फियर की इन्वेंट्री लिखी। वहां मुझे पता चला मुझे किन किन चीजों से डर लग रहा है, और इन डरों के रीजन क्या है। वो रीजन सिर्फ एक ही था कि मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं था मुझे, मैं खुद की चलाता था। तो वो डरों की इन्वेंट्री लिखी, तो आधे डर वैसे निकल गए। फिर मैंने अपने सेक्शुअल मिसकंडक्ट की लिखी, मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री बनाई, और मैंने अपनी हार्म्स इन्वेंट्री बनाई। तो ये सब लिखने के बाद इस जर्नी में पहली बार गुरजीत का गुरजीत से मिलन, गुरजीत को पता चला गुरजीत क्या है। कि गुरजीत अपने आप को बहुत जस्टिफिकेशन देता था कि पता नहीं हालात का मारा हुआ है। तो पता चला कि गुरजीत के अंदर कितना कमीनापन है, कितनी बुराइयां हैं, कितना कितना वो दूषित है, कितना वो गंद से भरा पड़ा है,
कितने ठेके उसके अंदर खुले पड़े हैं। एक ठेका बंद हुआ है, बहुत सारे ठेके अभी भी खुले पड़े हैं। तो अब उनका निवारण करना था। तो पांचवा कदम करने के लिए जब मैं पहली बार अपने स्पॉन्सर के पास गया, तो वो मुझे लेने आए और मुझे लेके गए। फिर मैंने पांचवा कदम उनके साथ किया। मैंने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कई चीजों में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे वहां पिन पॉइंट किया कि मेरे मन में कि भाई तुम अपने सब कुछ किसी को बता दोगे, वो ऐसा करेगा, ऐसा हो सकता है। कई लोगों ने चौथा कदम लिखने के बाद दोबारा शराब पी ली, कईयों ने सुसाइड कर लिया, कईयों को ब्लैकमेल किया गया। ये मुझे ऐसा कोई डर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वैसे ही बर्बाद था। मेरा जीवन तो वैसे ही खुली किताब था। तो मुझे इस तरह का किसी तरह का कोई विचार नहीं आया। और मैं शायद मेरे अंदर से वो एक अश्रु धारा भी बह रही थी। मेरे अंदर से वो विचारों का वो जो जो मेरे अंदर चल रहा था, वो सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ था वो मैं बोल रहा था। और जब मैंने अपना पांचवा कदम कर लिया, इसलिए पांचवा कदम बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पता चला कि अगर हम पांचवा कदम नहीं करते, अकेली इन्वेंट्री लिखने से कुछ नहीं होता। जब तक, क्योंकि मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन अपने आप को देता रहता हूँ इन्वेंट्री लिखने के बाद। इसीलिए पांचवें कदम में कहा गया है कि एडमिटेड टू माई सेल्फ, अनदर पर्सन एंड गॉड, ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ माई कैरेक्टर। तो मुझे ये करना जरूरी है मेरे लिए। फिर जब मैं अपना पांचवा कदम करके वो एक बहुत एटर्नल फीलिंग थी जब मैंने उनका हाथ पकड़ के तीसरे कदम की प्रार्थना की। तो बहुत 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 एक सुकून की सांस मिली। तो इस जर्नी का वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऐसे कई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में आए। पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जब नौकरी से निकाल के मैं डगमगाया नहीं। दूसरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि मेरी पता नहीं कैसे ईश्वर ने मुझसे मेरे मदर की सेवा करवाई। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की पता ही नहीं चला वो सिगरेट तंबाकू कैसे निकल गया। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कि मैं सेवा, मैं तो किसी का एक एक लफ्ज नहीं सुनने वाला। तो मैं वहां बड़े आराम से, क्योंकि जब सर्विस में आते हैं तो बहुत सी गालियां भी सुननी पड़ती हैं, बहुत से ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत से मजाक भी उड़ाए जाते हैं। मैं कहाँ सहन करने वाला था वो टॉलरेंस। ये भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ हाथ पकड़ के वो तीसरे कदम की प्रार्थना की। तो वो एक तरह से मुझे वो जो बिल्ड डब्ल्यू कहते हैं ना, व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस था, मेरे लिए वो उसी के समान था। मैं रो रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर जो हो रहा था वो कुछ अद्भुत था। वो दैट वाज अमेजिंग। वो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। फिर मैं जब वापस आ रहा था तो मैं उसी चीज के बारे में सोचता आ रहा था कि मैंने अब तक क्या किया है। छठा सातवां कदम मुझे करना था। छठे कदम में मुझे तैयार होना था कि वो जो गंद निकाल के आया हूँ, जो मुझे पता चला है कि वो चीज ये है, अब इन चीजों को कैसे दूर करना है, इन ठेकों को कैसे बंद करना है। एक ठेका तो बंद कर दिया है। तो इस जर्नी में मैंने उन 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 ठेकों को, उन डिफेक्ट्स को बंद करने की कोशिश की। एक एक दिन के हिसाब से मैं तैयार हुआ। मैं पूरी तरह से तैयार हुआ कि मैं अपने सभी जो मेरे सेल्फ के दोष हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हूँ। और ईश्वर से विनम्रतापूर्ण प्रार्थना भी की। कहते हैं छठे कदम में आप एक एक बालक से, एक लड़के से एक मर्द बनते हो। तो असली मर्द, मैं अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता था। पर मैं नाम मर्द था यार। बीवी के ऊपर हाथ उठाने और माँ को धक्के मार मार के पैसे, तो ये नामर्दगी नहीं तो और क्या। ये कहाँ की मर्दानगी हुई। मर्दानगी अब थी कि जब मुझे अपने डिफेक्ट्स को एज सच अपनाना था। मैं अपने आप को मानना था कि मैं ये सब चीजें करता हूँ, मैं हूँ, वो चीज ऐसा ऐसा है। तो ये मानना था। ये थी मर्दानगी, ये असली मर्दानगी थी। और ना सिर्फ मानना था, बस उनको छोड़ने के लिए तैयार होना था। एक एक दिन के लिए मैंने मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। और धीरे धीरे करके मेरा झूठ बोलना, मेरा दूसरों को धोखा देना, मुझे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, डोमिनेट करना, ये सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया। और ईश्वर ने रिजल्ट देने भी शुरू किए। जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 25 साल पहले छोड़ दी थी, तो मैंने दोबारा शुरू की और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मुझे एक तो छोटी सी नौकरी मिली जो मेरी पहली तनख्वाह से शायद वन थर्ड थी। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि अ, नौकरी जरूर करो, बिना नौकरी के गुजारा नहीं है, क्योंकि शराबी पहले ही टूटा होता है। तो अगर वो नौकरी भी नहीं करेगा तो वो फिर से शराब पी लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने वो छोटी नौकरी भी की। तो मुझे उसमें ही बहुत बरकत पड़नी शुरू हो गई। और बड़े आराम से, क्योंकि मेरा और कोई खर्चा ही नहीं रहा। मुझे मुझे समझ ही नहीं आई कब मेरा नॉन वेज भी छूट गया बीच में, और ये सारा कुछ भी हो गया। और फिर आठवें कदम में यहाँ एक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कि आठवें कदम में मैंने वो लिस्ट बनाई थी जिन लोगों को मैंने क्षति पहुंचाई थी। इस यात्रा में मुझे मौका मिला कि मैं ऐसा कर पाया कि मैं वो लिस्ट बना पाया। और उन लोगों को, और इस दौरान मैंने मैंने बहुत से लोगों को
मैसेज देना भी शुरू किया, लेकिन मैं काबिल नहीं था। मुझसे बहुत से लोग कहते भी थे कि, बहुत से मेरे भाई कहते थे कि हमें भी प्रोग्राम करा दो, तो पर मैंने हाथ जोड़े कि मैं अभी खुद ही अभी बच्चा हूँ, तो अभी मैं आपको कैसे कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी अभी हाउस क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो ये हाउस क्लीनिंग, ये जो मेरा अंदर का ठेके बंद होने का सिलसिला था, ये 8वें कदम में वो लिस्ट बनाई, 9वें कदम में जब मैं अमेंड करने गया, तो इस जर्नी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब मैंने अपने इन लॉज के साथ अमेंड किए, तो मुझे वो जो कहते थे कि हमने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए कि हमें ऐसा जवाई मिला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक बेटा मिल गया है। मेरी माँ जो कह रहे थे कि जहर पी के मर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा बेटा मुझे मिला है दुनिया की हर माँ को मिले। मेरी वाइफ के साथ जब मैंने अमेंड किए, तो उन्होंने बहुत कुछ, वो मेरा टफेस्ट अमेंड था। तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया कि मैंने ये इतने इतने सालों में आपने ये किया वो किया, ये किया वो किया। कुछ चीजों पे मन में गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये तो मैंने नहीं किया होगा, बस मैं चुप रहा, मैंने सुनता गया सुनता गया सुनता गया। और फिर मैंने उन्हें गले लगा के कहा कि आई एम सॉरी, जो हुआ वो मेरी बीमारी का पार्ट था, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे ऐसा ना करूं। और तब भी एक एक आंखों से आंसू आ रहे थे, मुझे 1 साल लग गया था वो अमेंड करते हुए अपनी वाइफ के साथ। और फिर मैंने अपने, जो मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके लिए मैंने अमेंड किए, मैंने वो एक लेटर लिखी। वो लेटर लिख के मुझे इतनी सांत्वना मिली कि उस लेटर में मैंने सब कुछ लिख दिया कि डैडी के लिए मैं क्या कर सकता था मैंने नहीं किया, डैड को मैंने कैसे, डैड आपके पीछे मैंने मदर को कैसे धोखा दिया, अपने ब्रदर को कैसे मैंने उस दलदल में जाने दिया, ये मैंने लिखा, अपने कसूर लिखे, मैंने माना, मैंने माफी मांगी। फिर मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे सामने आके बैठ गए हैं, और वो दोनों मेरे साथ हैं। और वो कह रहे हैं, वो मेरे डैड कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, और मेरा ब्रदर कह रहा है कि भैया, भैया मैं बहुत खुश हूँ कि आप मामा का ध्यान रख पा रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहे हो। और मेरी बेटी मेरी अच्छी दोस्त बननी शुरू हो गई। तो ये यहाँ मेरे प्रोमिसेस पूरे होने शुरू हुए। प्रोमिसेस कहते हैं मुझे कि वो इनसिक्योरिटी हट गई मन से, ये सब विचार चले गए। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत थी। ये पहला साल ही चल रहा था कि पहले साल में ये सब कुछ होना शुरू हुआ, और पहले साल में मैंने 10वां कदम अपना स्टार्ट कर दिया। अभी साल भी नहीं हुआ था, 10 महीने हुए होंगे, तो मैंने अपना 10वां कदम शुरू किया। 10वें कदम में आई कंटिन्यू टू टेक माई पर्सनल इन्वेंटरी एंड वेयर आई स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। उसने मेरा बहुत साथ दिया। वो 10वां कदम एक 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 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि अभी पिछला गन तो मैं सारा निकाल आया था, अब मुझे रोज के रोज अपने आप को क्लीन करना था। मुझे एक दिहाड़ीदार की तरह हर रोज अपनी सफाई करनी थी। मुझे हर रोज देखना था कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मेरी कोई रिजेंटमेंट, कोई फियर, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कोई किसी तरह का किसी का मन दुखाया तो नहीं है मैंने, बस आज कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, या ऐसा आज कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तो इस सब का लेखा जोखा लिख के 10वें कदम के बाद मैं जब 11वें कदम में पहुंचता हूँ कि मुझे वो एक conscious context, software prayer and meditation to improve our conscious context, God as we understood him, saying only for the knowledge of his will for us and power to carry that out। तो वो 10वां 11वां कदम जब एक साथ करते हैं, तो मन खाली हो जाता है, और मैं ईश्वर की प्रार्थना में लगता हूँ। और वो ध्यान, मुझे मेडिटेशन तो नहीं आती, बट हाँ ध्यान से ईश्वर को कहता हूँ कि मेरे दोस्त, थैंक यू, थैंक यू माय लविंग गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। आपने मेरी झोली भर दी है, मैं इस लायक नहीं था जो आपने मुझे दे दिया है। और ऐसा करते करते जीवन अच्छा चल रहा था। और फिर 12वें कदम में मुझे अ, जो मुझे ये आध्यात्मिक जागृति हुई थी, इसके उपरांत मैंने अब ये मैसेज आगे देना शुरू किया। अब मैंने ये मैसेज आगे पास ऑन करना शुरू किया, और शायद मैं 10 11 महीने सोबर था जब मैंने अपने ये कदम कर लिए थे। तो मैंने पहला अपना दोस्त जिसके साथ मैंने किताब पढ़नी शुरू की, तो वो मेरे पहले स्पॉन्सी बने। और उस तब से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया इस जर्नी में, और वो जर्नी चलती जा रही है, आज तक चलती आ रही है, और आगे आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैंने समझी इस दौरान, कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाएंगे, ये कदम कर लेना ही काफी नहीं है। मैं चाहता तो, बहुत से लोगों को देखा मैंने कि बहुत से बहुत बार निराशा भी हुई, कि जिनको मैसेज दिया, बहुत बार काम करने की कोशिश भी की, उन्होंने दोबारा शराब पी ली। मैं बहुत निराश हो जाता था। यूज्ड टू फील डिसअपॉइंटेड, एंड देन माय स्पॉन्सर यूज्ड टू टेल मी कि तू क्या अपनी शराब छुड़ा पाया था अपने आप?
तो फिर किसी की कैसे छुड़ा सकता है? तो एक जरिया बन सकता है। हाँ, जब तक तू ऐसा करता रहेगा, एटलीस्ट तू नहीं पिएगा। क्योंकि बिल डब्ल्यू के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था कि 6 महीने वो ट्राई करते रहे किसी के साथ काम करें, कोई तो नहीं सुधरा, लेकिन वो शराब से दूर रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। और आगे ये कारवा पर बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं अपने स्पॉन्सर के साथ जितनी बार मुझे मौका मिलता है, मैं बिग बुक पढ़ता हूँ, बिग बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनके सेशंस ज्वाइन करता हूँ और आगे जो मुझे मिला है उसे बांटने की कोशिश करता हूँ। और जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई कि जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं डोल जाऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम का साथ था कि मैं नहीं डोला। और इसके लिए आभारी हूं मैं अपनी ईश्वर का, इस बिग बुक का, इस एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का, अपने स्पॉन्सर का, आप सभी लोगों का जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ चलते गए। और मैं उन दुखों से निकल पाया, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि मेरा कोई भी आज का दुख का क्षण भी उस पुराने समय के बहुत एंजॉयबल क्षण से बहुत अच्छा है। दिस टू शैल पास, ये जो छोटे छोटे स्लोगन्स हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। और अभी 6 महीने पहले की बात है कि थोड़ा ज्यादा हो गए होंगे, 8-10 महीने पहले की बात है, मैंने जॉब चेंज की। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जॉब चेंज करने के बाद वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के माहौल डिफरेंट थे। और मैं उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाया। आई आई डिडंट आई आई कुड नेवर एक्सेप्ट दैट, और नॉर आई कुड चेंज माई सेल्फ, डिडंट हैव द करेज टू चेंज माई सेल्फ। तो मैं डोल गया, एंग्जाइटी में आ गया, मैं टीयर्स में आ गया, मैं घिरने लग गया। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे बीमारियों ने घेर लिया है, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे पेट में कुछ हो गया है, मुझे ये हो गया, वो हो गया है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत डोल रहा हूँ, मैं प्रोग्राम से दूर हो रहा हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर से भी मेरी बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा, मुझे कोई शेयरिंग के लिए बुलाता था, मेरे मुंह से शेयरिंग निकलती है ही नहीं जो मेरे अंदर, मैं कैसे दे पाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट लाई। मैं उसी तरह घर में लड़ने लग गया, उसी तरह से मेरी चीख चिल्लाहट बढ़ने लग गई, उसी तरह की रिसेंटमेंट, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहने लग गया। और आई स्टार्टेड लूजिंग वेट ऑल्सो। और यूज टू टेक स्लीपिंग पिल्स, सोने के लिए नींद नहीं आती थी। फिर इस दूसरे कदम ने मेरी मेरी मदद की कि लिख यार, तो लिख। अब तू अपना एक लेखा जोखा दोबारा एक बार बना कि इन दिनों तेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने अपनी लिखी चीजें, वो रिजेंटमेंट लिखी जो मेरी को कोलीग्स के साथ मेरी आ रही थी, या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहां मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो क्या डेप्थ थे मेरे जो मुझे तंग कर रहे थे, जब मैंने वो लिखा, मुझे फिर से एक बार अपने आप को ठीक करने का मौका मिला। मैं दोबारा वापसी की और ईश्वर की दया से इन प्रोग्राम के इस कदमों को प्रैक्टिस करते करते फिर मैं दोबारा लाइन पे आ गया। मेरा मेरा पाठ पूजा छूट गया था, फिर ईश्वर ने देन की मेरे ऊपर, मुझे दोबारा इस तरफ लगाया और सेवा में जुटा। दोबारा जो 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 दिन बीते थे वो कुछ दिन थे, पर वो अब याद करता हूँ तो पहुंच जाता हूँ कि मैं शराब के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन ईश्वर ने मुझे बचाया, इस प्रोग्राम ने मुझे बचाया। तो ये नॉन स्टॉप जर्नी चलती जा रही है। तभी मैं कहता हूँ कि जब तक मेरी जान है, आई एम हियर टू स्टे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कीप कमिंग बैक, आई से टू माई सेल्फ स्टे हियर। तूने यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे कम कमा ले, टाइम नहीं है, क्यों नहीं है यार, टाइम निकलने से निकलता है। शराब पीने के लिए भी तो निकालता था, तो आगे बांटने के लिए क्यों नहीं निकल सकता? तो ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। और के दिन आज के दिन की बात कर रहा हूँ। आज के दिन मैं चीखता नहीं हूँ, आज के दिन चिल्ला नहीं रहा, आज के दिन विचलित नहीं हो रहा। आज के दिन अगर मन में कोई लस्ट या कुछ इस तरह की भावना आती है, तो उसी समय अपने आप अवेयर हूँ उस चीज के लिए, उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब नकारता नहीं हूँ, झुठलाता नहीं हूँ, और उसके लिए एक्शन लेता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए मैं अपना छठा सातवां कदम लगाता हूँ और वो चीज दूर हो जाती है। आज के दिन जीवन अच्छा है, बेहतर है, कल से बहुत बढ़िया है। और इस 4 साल की ये जो यात्रा है, इस दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन आए, लेकिन बहुत कुछ सीखा और सीखता ही जा रहा हूँ। आई एम अ लर्नर। और मैं हर रोज कुछ ना कुछ किसी की शेयरिंग में से कुछ सीखता हूँ, हर रोज बिग बुक में से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और लाइफ इज गोइंग ऑन स्मूथली। समटाइम्स देर आर हिकअप्स ऑल्सो, बहुत सी अड़चने भी आती हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मैं ना ज्यादा दुख में मुझे ज्यादा विचलित नहीं होना, अगर बहुत सुख आ गया है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना, एक 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 न्यूट्रलिटी में रहना है। ये मुझे इस कार्यक्रम ने सिखाया है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। आभारी हूँ मैं उन सब दोस्तों का जो मेरी ये फैमिली बनी है, सिद्धार्थ भाई, सुजीत जी, संदीप भाई,
गुलशन भाई, प्रमला जी, राजेश भाई, अनिल भाई, गुलशन, ये सब, ये मतलब इतनी बड़ी फैमिली मुझे मिल चुकी है कि जिसका मैं व्याख्यान ही नहीं कर सकता कि इतना मुझे भगवान ने दे दिया है। मटीरियली अब मन में इतनी वो नहीं रही कि बहुत पैसा हो, बहुत हो, क्योंकि गॉड विल प्रोवाइड मी व्हाट आई नीड। पर उसके लिए मुझे करना क्या है? आई हैव टू स्टे क्लोज टू हिम एंड डू हिज वर्क वेल। और मुझे ये चीज याद रखनी है कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी है। तो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो मैं वो हूँ, और मेरे अंदर कोई रेजर्वेशन नहीं है कि मैं कभी पी सकता हूँ। तो इसलिए कोई ऑब्सेशन भी नहीं आता। और ऑल व्हाट आई गॉट इज अ डेली रिप्रीव। मुझे एक रोज की रिप्रीव मिली है, एक छूट मिली है, एक मोहलत मिली है, एक दिन की मोहलत मिली है। और वो मोहलत भी तभी मिलेगी अगर मेरी आध्यात्मिक दिशा अच्छी होगी। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। वो सिर्फ तभी होता है जो मुझे गिफ्ट मेरे स्पॉन्सर के थ्रू मिला है, उस गिफ्ट को मैं आगे बांटूं और एक निस्वार्थ भाव से सेवा करूं। और जो मेरे अंदर डिफेक्ट आते हैं उसको एक्सेप्ट करके उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसी जिंदगी आज एक बेहतर वर्जन अपने आप को महसूस करता हूँ, एक ठहराव जिंदगी में है। और उसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ, उसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का आभारी हूँ, उसके लिए मैं आपके स्पॉन्सर का आभारी हूँ, आप सभी का आभारी हूँ। तो इस तरह से ये मेरी नॉन स्टॉप जर्नी चल रही है। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर समय एक ही बात मन से निकलती है, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। यहाँ मैं अपनी शेयरिंग को विराम दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस।